हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। कैसे हो आप सब? होप आप सब अपने घर पे सेफ हैं, बिल्कुल सही हैं। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कंपनी लॉ का। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि कंपनी का क्या मीनिंग होता है। आप सबको क्लियर हो गया? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के अंदर कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्स में आपको बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला जो एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी का मीनिंग आपको याद है कि वो एसोसिएशन होती है, वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, जिसके अंदर लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं, राइट। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है फॉर्म्ड इनटू लीगल कॉर्पोरेशन, कि वो लीगल कॉर्पोरेशन होती है। कंपनी हमेशा लीगल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। A company comes into existence on incorporation or registration under the Companies Act. कोई भी कंपनी एग्जिस्ट ही तभी करेगी अगर आप उसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाओगे या इनकॉर्पोरेट करोगे, मतलब उसको एक लीगल कॉर्पोरेशन बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका वो होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी तभी एग्जिस्ट करेगी अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर या तो रजिस्टर करवाई जाएगी या इनकॉर्पोरेट करवाई जाएगी, ठीक है। अगर मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को आप चाहे तो एज पब्लिक कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, या फिर आप एज प्राइवेट कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। इसके अंदर लिखने वाली तीसरी बात, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, कि एक कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, आपने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 2 लोगों की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐड करी गई, सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स वन पर्सन कंपनी ऑल्सो। 2013 से पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। 2013 से पहले तक आपको अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो 2 लोगों की जरूरत है, पब्लिक स्टार्ट करनी है तो 7 लोगों की जरूरत है। लेकिन 2013 के अंदर सेक्शन 3 के अंदर क्या चेंजेस आए कि अब एक सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। वन पर्सन कंपनी कुड बी देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। और ये 4 के 4 पॉइंट्स आप दिमाग में रखो तो यू आर एबल टू इजीली एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये चीजें बोलती होती हूँ बेटा मैं कि आपने जो हेडिंग है ना, हेडिंग के अंदर ऐसा नहीं कुछ भी लिखा हो कि कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बच्चे ऐसे ही करते हैं कि मतलब जो मर्जी उसी को घुमा फिरा के बार बार लिखना, ऐसा नहीं होता। लर्न करने का वे क्या होता है, मैंने आपको 4 बातें देखो बताई। आप ऐसे याद करो कि इस पॉइंट के अंदर मैंने 4 बातें बतानी है। कौन कौन सी 4 बातें? पहली बात, कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब आप उसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाओगे या इनकॉर्पोरेट करवाओगे। दूसरी बात, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम चाहे तो पब्लिक कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, चाहे तो प्राइवेट कंपनी के तौर पे। तीसरी बात कि कंपनी, पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए, प्राइवेट शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो चेंज आया सेक्शन 3 के अंदर, वो लिखा गया कि अब 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। लो जी, सारा पॉइंट याद हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में कहते हैं कि एक बार जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इट इज कंसिडर एज अ लीगल एंड सेपरेट एंटिटी। मेरी कंपनी है आर के लिमिटेड, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, मतलब कि कोर्ट की नजरों में कंपनी अलग है और उसका ओनर अलग है, ठीक है। It is considered as a legal and separate entity. Company has the right to, क्या राइट्स होते हैं कंपनी के पास? कंपनी अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है और कंपनी अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकती है। मतलब अगर
आरके लिमिटेड ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो रसप्रीत कौर के नाम से नहीं होगी, वो आरके लिमिटेड के नाम से परचेज कर सकती है और आरके लिमिटेड के नाम से ही वो ट्रांसफर भी की जा सकती है। तो इसका मतलब कंपनी का अपना सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इन द आईज ऑफ लॉ। तो इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस करेंगे, लीडिंग केस सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। 1897 में एक ऐसा केस हुआ था जिसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि जो कंपनी है उसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और ऑनर और कंपनी दोनों सेपरेट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि कई बार आपको एग्जाम में ऐसे लिखा आता है कि एक्सप्लेन द केस ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये केस आप ऐसे ही एज सच डिस्क्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि केस क्या है। बड़े इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको समझाऊंगी, ऐसे याद हो जाना है आपको। देखो, सैलोमन एक बंदा था, ठीक है, उसका बूट का बिजनेस था, बने ना शूज एंड बूट्स, ठीक है। सैलोमन का बूट का बिजनेस था। उसने अपना बूट बिजनेस क्या किया, सोल्ड कर दिया। किसको? किसको बेच दिया? एक कंपनी को जिसका नाम है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसका मतलब उसने अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उसने खुद एक कंपनी बनाई जिसका नाम उसने रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और उसने अपना शूज का जो बिजनेस था, बूट बिजनेस था, वो कंपनी को सोल्ड कर दिया, ठीक है। उस कंपनी के अंदर 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स कौन कौन से? वाओ, कितनी सुंदर वाइफ है ना उसकी, बड़ा ब्यूटीफुल वाइफ। ये सैलोमन की वाइफ है, ठीक है। तो सबसे पहला मेंबर कौन है? सैलोमन की अपनी वाइफ। दूसरा मेंबर, 2 प्रिटी डॉटर, है ना। पिक्चर्स तो मैंने बड़ी ढूंढ ढूंढ के निकाली हैं आप लोगों के लिए कि आपको याद हो जाए चीज। तो सेकंड मेंबर कौन? उसकी ये खूबसूरत सी डॉटर। अब उसके अलावा और मेंबर्स, 4 उसके बेटे। कैसे है ना, बिंगे टेढ़े मोटे, चलो कोई बात नहीं। 4 सन्स उसके, ठीक है, 4 सन्स उसके मेंबर्स थे। और 7वां सैलोमन खुद। अरे भाई, इतनी स्मार्ट बीवी है, इतनी स्मार्ट डॉटर है, तो बंदा खुद भी तो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। वो लड़कों की कोई अच्छी सी फोटो मिली नहीं मुझे, तो आप यही कंसिडर करो, कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा कि ये याद रखने वाला। तो 7 मेंबर्स आपको याद हो गए, फटाफट से बोलिए 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं? सैलोमन की पत्नी, सैलोमन की बेटी, सैलोमन के 4 लड़के और सैलोमन खुद। 7 पर्सन हो गए। 7 लोगों ने मिलके ये कंपनी बनाई जिसका नाम था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्लियर हो गया? फिर हर एक बंदे ने एक एक शेयर लिया कंपनी का, एक्सेप्ट सैलोमन। सैलोमन ने कितने शेयर्स लिए? 20,000 शेयर्स। सैलोमन ने कितने शेयर्स लिए? 20,000 शेयर्स लिए, और उनकी वैल्यू के क्या थी? 1 यूके पाउंड्स। क्लियर हो गया? अब परचेज कंसिडरेशन कितनी बनी? मतलब कंपनी ने बिजनेस को लिया, अब कंपनी सैलोमन को क्या पे करेगी बिजनेस लेने के बदले में? दैट इज परचेज कंसिडरेशन। कंपनी सैलोमन को क्या पे करेगी बिजनेस लेने के बदले में, ठीक है। ये डील हुई 39,000 यूके पाउंड्स के बीच में। मतलब कंपनी ने सैलोमन को 39,000 यूके पाउंड्स पे करने हैं क्योंकि उसने उसका बूट बिजनेस लिया है, ठीक है। तो कंपनी ने 9,000 यूके पाउंड्स कैश में पे करे, 20,000 उसको शेयर दे दिए, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, 20,000 शेयर दे दिए 1 यूके पाउंड्स में, और 10,000 के उसको सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे दिए जिनकी वैल्यू अगेन 1 यूके पाउंड्स ही है, ठीक है। तो सैलोमन को क्या क्या मिला? एक तो 9,000 कैश दिया कंपनी ने, 20,000 के शेयर्स इशू कर दिए, और 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर दिए। क्लियर हो गया? अब आगे क्या हुआ? अब जो बूट बिजनेस है उसकी स्ट्राइक हो गई, बूट बिजनेसेस की स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक हो गई तो सैलोमन को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाउंड अप करनी पड़ी। अब ध्यान से एक बात सुनिए, जब भी कोई कंपनी वाउंड अप की जाती है या बंद की जाती है ना, तो उस टाइम पे हमें सीक्वेंस में पेमेंट्स करनी होती है। काफी सारी लाइबिलिटीज खड़ी होती है हमारी, तो लाइबिलिटीज सीक्वेंस में पे करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले हम पे करते हैं मॉर्टगेज डेट, मतलब जो गिरवी रखे हुए डेट्स थे वो पे करते हैं, फिर सिक्योर्ड डेट्स पे करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड की बारी आती है, ठीक है। तो सैलोमन की जब कंपनी वाउंड अप हुई तो उसने सबसे पहले किसको पेमेंट करी? सबसे पहले मॉर्टगेज डेट्स को, और उसके इंटरेस्ट पे कर दिए उसने।
और ये पेमेंट करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, 1055 यूके पाउंड्स बचे। कितने पैसे बचे, 1055 यूके पाउंड्स, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अभी भी लाइबिलिटीज उसकी कितनी थी, 17,773 यूके पाउंड्स की लाइबिलिटीज थी। मतलब पैसे कितने बचे, 1055 यूके पाउंड्स, लेकिन लाइबिलिटीज ऑन द अदर हैंड 17,773 यूके पाउंड्स की लाइबिलिटीज अभी भी खड़ी हैं। और इन 17,773 में से अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो इसके अंदर 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं जो कि सैलोमन को इशू किए गए थे, और बाकी की 7,773 के अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है। तो अब आपके अकॉर्डिंगली पहले किसको पेमेंट करनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली किसको पेमेंट करनी चाहिए? अभी मैंने बताया कि सबसे पहले मॉर्टगेज डेट पे किए जाते हैं, फिर सिक्योर्ड डेट्स। अब सिक्योर्ड डेट्स किसके पास है, सैलोमन के पास। तो लोगों ने क्या बोला, लिक्विडेटर कंटेंशन वाज दैट सैलोमन शुड इंडेमनीफाई द कंपनी अगेंस्ट होल ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स। अब लोगों ने क्या बोला, लोग कहते हैं भाई कंपनी तो तेरी है, तूने ही तो स्टार्ट करी है, तो तू अपने आप को पैसे क्यों देगा, तू अनसिक्योर्ड डेट्स की पेमेंट करेगा। लोगों ने ये शोर मचा दिया कि नहीं, सैलोमन की अपनी कंपनी है, सैलोमन और कंपनी एक ही बात है, तो सैलोमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए, अनसिक्योर्ड डेट्स को पैसे मिलने चाहिए। तो सैलोमन चला गया कहां पे, कोर्ट में चला गया। अब हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बोला, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि जो सैलोमन है वो अलग है फ्रॉम द सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। ये सैलोमन है, ये कंपनी है, बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉ। तो फैसला क्या किया हाउस ऑफ लॉर्ड ने कि जो पेमेंट है उसकी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सैलोमन को दी जाएगी, कि जितने भी बचे हुए पैसे हैं 1055 यूके पाउंड्स वो किसको पे करे गए, सैलोमन को पे करे गए, ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। क्लियर हो गया। तो इस लीडिंग केस से ही ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट हमारे सामने आया। तो होपफुली आपको ये दोनों पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट केस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।